नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक के लेसन नंबर 11 साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता के अंतर्गत सुरक्षित ब्राउजिंग की आदतें के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सुरक्षित ब्राउजिंग यानी कि सिक्योर ब्राउजिंग आपको अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छी आदतों को विकसित करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं, अगर उन एक्टिविटीज को हमें सुरक्षित बनाना है, बेहतर बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ अच्छी जो आदतें हैं उनको विकसित करना होगा। निम्नलिखित अनुशंसाएं इसमें आपकी सहायता कर सकती हैं। अब पहली जो अनुशंसा है वो है अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें। देखिए दोस्तों, ब्राउज़र सॉफ्टवेयर में मौजूद कमजोरी को ठीक करने के लिए नए पैच को जारी किया जाता है। अगर हमारा जो है ब्राउज़र सॉफ्टवेयर में कोई कमजोरी है तो उसको ठीक करने के लिए नए पैच को जारी किया जाता है। ब्राउज़र के अतिरिक्त आपको हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और किसी भी जो है अन्य सॉफ्टवेयर उसको हर समय अप टू डेट रखना चाहिए। यानी जो हमारे सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या अन्य कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उन्हें हर समय हमको अप टू डेट रखना होगा। यहाँ दोस्तों एक शब्द आया है पैच। तो देखिए, ये पैच जो है ये क्या है? पैच वह डेटा होता है जिसका उपयोग किसी मौजूदा सॉफ्टवेयर संसाधन जैसे प्रोग्राम या फाइल को संशोधित करने के लिए किया जाता है। यानी ये वो डेटा है जिसका उपयोग किसी भी मौजूदा सॉफ्टवेयर संसाधन जैसे प्रोग्राम है या फाइल है उसको संशोधित करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि पैच जो है प्रबंधन सॉफ्टवेयर में अपडेट वितरित करने और लागू करने की प्रक्रिया है। ये पैच अक्सर सॉफ्टवेयर में त्रुटियां उनको ठीक करने के लिए आवश्यक होते हैं और इन त्रुटियों को हम कमजोरियां या बग भी कह सकते हैं। यानी ये भी आप ध्यान रखिए। और ये क्वेश्चन भी है कि सॉफ्टवेयर में आई त्रुटियों को क्या कहते हैं, तो उनको हम कमजोरियां या बग भी कहते हैं। अब दोस्तों, दूसरी जो है अनुशंसा वो आती है एंटीवायरस रन करें। देखिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन करके हटाता है। यानी आपने नाम सुना होगा एंटीवायरस का, और बहुत से अपने सिस्टम में इसको डालते भी हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है ये हमारे सिस्टम में जो दुर्भावनापूर्ण यानी हानिकारक जो फाइल होती हैं उनको ये स्कैन करके हटाता है और वायरस को ये क्लीन करता है। अगर हमारे सिस्टम में कोई वायरस है
तो उसको भी ये हटा देगा, उसको क्लीन कर देगा। मार्केट में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भुगतान और मुफ्त दोनों के कई विकल्प उपलब्ध हैं। यानी मार्केट में दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है इसके कई विकल्प उपलब्ध हैं, यानी ये कई प्रकार के होते हैं। आप जो है मार्केट से इनको भुगतान के रूप में भी ले सकते हैं और आप इंटरनेट से इनको मुफ्त में डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकताओं के आधार पर किसी एक को चुन सकते हैं। जो भी आपको एंटीवायरस पसंद हो, किसी एक को आप अपनी आवश्यकताओं के आधार पर चुन लीजिए। अब आपको एंटीवायरस चुनने के बाद क्या ध्यान रखना है वो देखिए। आप एक बार एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद यह जांच कर लें कि वह सही काम कर रहा है या नहीं। यानी जब आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दें तो उसके बाद आप ये जांच करें कि वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और साथ ही आप ये भी ध्यान रखें, ये भी चेक करें कि आपके द्वारा डाउनलोड की जाने वाली कोई भी फाइल को संभावित इन्फेक्शन के लिए चेक कर रहा है या नहीं। ये भी आपको चेक करना है कि जो आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया है वो आपके द्वारा डाउनलोड की जाने वाली जो भी फाइल है उसको संभावित इन्फेक्शन के लिए चेक कर रहा है या नहीं। तो ये दूसरा जो है अनुशंसा है। अब तीसरा आता है वो है फिशिंग हमलों से बचें। देखिए दोस्तों, फिशिंग के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छा तरीके से जो है बता दिया है, फिर भी आप यहाँ एक बार इसको और समझ लें। फिशिंग हमले में आपको ईमेल के माध्यम से एक लिंक भेजा जाता है। देखिए दोस्तों, जो ये हमला है फिशिंग, इसमें क्या होता है कि आपको ईमेल के जरिए एक लिंक भेजा जाता है जिसमें क्लिक करने पर आपसे संवेदनशील एवं व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है। और जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो क्लिक करने पर आपसे कोई भी संवेदनशील या व्यक्तिगत जानकारी, जैसे आपका नाम है या आपका कोई भी पिन नंबर है या OTP है या डेट ऑफ बर्थ है, ये आपसे मांगी जाती है। अक्सर ये संदेश बैंकों, सोशल मीडिया साइट्स और शॉपिंग साइट्स द्वारा भेजे हुए प्रतीत होते हैं। यानी ये जो ईमेल के माध्यम से जो हमको लिंक भेजी जाती है, तो ये जो संदेश हैं उस लिंक के जरिए वो हमको ऐसे प्रतीत होते हैं, हमको ऐसा लगता है मानो कि ये बैंकों या सोशल मीडिया साइट या कोई शॉपिंग साइट उसके द्वारा भेजे गए हैं। फिशिंग संदेशों में अक्सर ऐसे लिंक होते हैं जो आपको लोकप्रिय साइटों के नकली संस्करणों पर ले जाते हैं। यानी जो फिशिंग संदेश आते हैं उनमें जो लिंक होती हैं वो लिंक इस प्रकार से होती हैं कि वो आपको जो लोकप्रिय साइट हैं आपकी, उनके नकली जो संस्करण हैं उन पर वे आपको ले जाते हैं। यानी बहुत सी साइट आपकी लोकप्रिय होती हैं, तो ये जो लिंक है ये उनकी जो नकली साइट बनाते हैं, नकली संस्करण बनाते हैं, उस पर आपको ये ले जाते हैं। आप अवांछित या अनचाहे संदेशों को अनदेखा करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द आया है अवांछित और अनचाहे संदेश, इनको हम स्पैम कहते हैं। ये क्वेश्चन RSCIT में कई बार आ चुका है कि अवांछित और अनचाहे संदेश क्या कहलाते हैं, स्पैम। तो हमें इनको अनदेखा करना चाहिए।
और इस तरह से अज्ञात स्रोतों से आने वाली ईमेल को ना खोलें। और कोई भी जो है ईमेल जो हमें अज्ञात स्रोतों से प्राप्त होती है उसको ना खोलें, ना ही इन ईमेल के अंदर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। कोई भी ईमेल के अंदर इस प्रकार की लिंक हो जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है तो उस पर क्लिक नहीं करें। तो इस तरह आप जो है फिशिंग से बच सकते हैं। आपको अगर वेबसाइट का एड्रेस पता है तो वहां सीधे ही वेब ब्राउजर में जाकर उसे टाइप कर लें। यदि आपको कोई भी वेबसाइट है और उसका एड्रेस आपको मालूम है तो आप सीधे ही वेब ब्राउजर में जाकर उसको टाइप कर लें। तो ये है तीसरा जो है अनुशंसा। अब चौथा आता है दोस्तों, पासवर्ड का पुनः उपयोग ना करें। देखिए ये भी एक अच्छी आदत है। आप अपनी सभी साइटों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग न करें। देखिए दोस्तों, हम जो साइट ओपन करते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि हम सभी साइटों के लिए एक ही पासवर्ड बना देते हैं। तो हमें सभी साइटों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो साइबर हमलावर है उसको आपका पासवर्ड ज्ञात होने की स्थिति में आपका बहुत नुकसान हो सकता है। इसकी बजाय आप अलग अलग पासवर्ड रखें, यानी आप जो पासवर्ड बनाते हैं वो हर चीज का पासवर्ड आप अलग अलग रखें। इन्हें आप हस्तलिखित बनाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। जब आप अलग अलग पासवर्ड बनाते हैं तो हो सकता है वो आपको याद ना रहें, इसलिए आप उनको हस्तलिखित का मतलब है आप अपने किसी नोटबुक में या कंप्यूटर में या कहीं और जगह उनको लिख लें। लिख करके जो है उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख दें। हर साइट के लिए एक अलग पासवर्ड बनाने के लिए आप स्वयं का एक एल्गोरिथम बन सकते हैं। यानी आप अगर हर साइट के लिए एक अलग अलग बनाओगे पासवर्ड तो आप क्या बन सकते हो, स्वयं का एक एल्गोरिथम जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हो। यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो आप पासवर्ड बनाते हो उसको आप 90 दिन में आपको वो पासवर्ड जो है बदल देना चाहिए। ये भी RICIT का एक क्वेश्चन है कि हमें अपना पासवर्ड कितने दिन में बदलना चाहिए, तो इसका आंसर है 90 दिन। आपको 3 मंथ के अंदर अंदर वो पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए। अगली अनुशंसा देखें, HTTPS जांचें। HTTP इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और S का मतलब होता है यहाँ पे सिक्योर। तो देखिए दोस्तों, HTTPS में S का अर्थ सिक्योर है, जिसका अर्थ है वेबसाइट SSL एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर रही है। कोई भी निजी और संवेदनशील जानकारी दर्ज करने से पहले साइट सुरक्षित है यह पता करने के लिए अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में आप HTTPS या एक पैडलॉक आइकन की जांच करें। यानी कोई भी निजी जानकारी या संवेदनशील जानकारी आप दर्ज करें किसी भी साइट पर तो आप पहले ये चेक कर लें कि उस ब्राउजर के एड्रेस बार में HTTPS या एक पैडलॉक आइकन है या नहीं। तो ये भी एक अच्छी आदत जो है उसमें आता है HTTPS जांचें। अगली अनुशंसा है 6वीं दोस्तों, वो है गोपनीयता नीति। वेबसाइट की गोपनीयता नीतियों
और उपयोगकर्ता समझौते में यह जानकारी देनी चाहिए कि आपकी जानकारियां कैसे एकत्रित और संरक्षित की जा रही हैं। ये भी दोस्तों जो है बहुत बड़ी अनुशंसा है कि जो भी वेबसाइट है उसकी जो गोपनीयता नीतियां हैं और यूजर्स यानी उपयोगकर्ता, तो वो समझौते में ये जानकारी देनी चाहिए कि आपकी जानकारी जो है वो कैसे एकत्रित हो रही है और संरक्षित की जा रही है। साथ ही साथ यह भी बताया जाना चाहिए कि साइट आपके ऑनलाइन गतिविधि को किस प्रकार से ट्रैक करती है। ऐसी वेबसाइट जो उनकी नीतियों में यह जानकारी नहीं देते हैं उनसे आमतौर पर बचा जाना चाहिए। अगर ये वेबसाइट जो हैं अपनी नीतियों में जानकारी नहीं देते कि हमारी जानकारी कैसे एकत्रित की जा रही है और संरक्षित की जा रही है, तो उनसे हमें बचा जाना चाहिए। सातवीं अनुशंसा है अपने वित्तीय लेन देन की निगरानी करें। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। आपको किसी भी दुर्भावनापूर्ण लेन देन की जांच करने के लिए अपने बैंक स्टेटमेंट या वित्तीय विवरण को लगातार जांचते रहना चाहिए। यानी देखो दोस्तों, किसी प्रकार की कोई हानिकारक घटना न घटे, दुर्भावनापूर्ण कोई लेन देन ना हो, तो इसकी जांच के लिए आपको समय समय पर बैंक स्टेटमेंट या अपना जो है वित्तीय विवरण उसको लगातार जांचते रहना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के वित्तीय खतरे से समय रहते बचा जा सके। अगला दोस्तों देखिए अनुशंसा, वो है सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बचें। आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो भी सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ जो वाईफाई लगे होते हैं उनका यूज आप बिल्कुल ना करें। देखिए, आमतौर पर हमलावर उपयोगकर्ताओं की जानकारी चोरी करने के लिए असुरक्षित सार्वजनिक इंटरनेट का उपयोग करते हैं। जो भी हमलावर है वो यूजर्स की जानकारी चोरी करने के लिए ये जो असुरक्षित सार्वजनिक जो इंटरनेट है उनका यूज करते हैं। इसलिए आपको इन नेटवर्कों का उपयोग करने से बचना चाहिए। आपको ऐसे नेटवर्कों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगला है संग्रहित पासवर्ड को अक्षम करें। देखिए दोस्तों, लगभग सभी ब्राउजर और वेबसाइट आपके पासवर्ड याद रखने की पेशकश करते हैं। जितने भी ब्राउजर हैं या कोई भी वेबसाइट है वो आपके पासवर्ड याद रखने की क्या करते हैं, पेशकश। इस सुविधा को सक्षम करने से आपके पासवर्ड को आपके कंप्यूटर पर एक स्थान पर संग्रहित किया जाता है, जिसे साइबर आक्रमणकर्ताओं के लिए आपके पासवर्ड के बारे में पता करना आसान हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखें कि आपको अपने ब्राउजर का यह फीचर जो है अक्षम यानी कि डिसेबल करके अपने सारे पासवर्ड मिटा देने चाहिए। ये भी एक बहुत ही अच्छा जो है अनुशंसा है। अगली और लास्ट अनुशंसा है अपने ब्राउजर के पॉपअप ब्लॉकर को चालू करें। आपने देखा होगा, पॉपअप का नाम भी सुना होगा आपने। तो पॉपअप ब्लॉकर एक जो है ब्राउजर फीचर है। जब आप वेब सर्फिंग कर रहे हैं तब सक्षम होना चाहिए। यानी जब आप जो है इंटरनेट पर कोई भी वेब सर्फिंग कर रहे हैं तब सक्षम होना चाहिए। अगर किसी विशेष कारण की वजह से इसे अक्षम किया हो तो जैसे ही आपका वो विशेष कारण पूरा हो तो उसको पूरा होते ही इसे वापस इनेबल कर देना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से ये जो है 10 अनुशंसाएं हैं,
ये सुरक्षित ब्राउज़र की निशानियां हैं, आप इनका यूज करें, इनका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।